Now, hello students. Please connect with Zoom. Yes. Yes. Hello. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. कनेक्ट होने के बाद अपने तुम लोग को म्यूट कर देना. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. तुम लोगों का इलेक्ट्रो केमिकल कंपाउंड का पिछले इसमें लेक्चर में बताया इलेक्ट्रो वालेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है. तो फिलहाल चैप्टर जो चल रहा है उसी में आगे की जो चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करना है. केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में तुम लोगों ने अब तक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बारे में डिटेल में पढ़ा है. उसके अलावा इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी पढ़ा है. तो आज उससे आगे तुम लोगों को आगे के टॉपिक पे डिस्कस करनी है. Now when chemical bonding 2 and chemical bonding 3. Yes. Okay. आवाज जा रही है सबको? यस मैम. ओके. तो अब म्यूट कर लेना क्योंकि अब टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो म्यूट रहना तभी तुम लोगों को मेरी आवाज सुनाई देगी. ओके. कौन कौन कनेक्टेड है? अंकित पांडे एंड प्रिंसिका पांडे मैम. ओके ओके. Today's topic is variable valency. P और D ब्लॉक के एलिमेंट जैसे कि पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, इनमें वेरिएबल वैलेंसी होती है, यानी एक से ज़्यादा वैलेंसीज इनमें होती है. तो इसी बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है. कुछ लोग और कनेक्ट हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं. यस. ओके. Electrovalency of group first A, that is alkali metals, and group second A, alkaline earth metal. ध्यान है इसके बारे में. पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था एल्कली मेटल्स फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट थे और सेकंड ए के एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स. यस. Elements are first and second respectively. However, elements of P and D block show more than one electrovalency. What is electrovalency? Is a lose or gain of electron is known as electrovalency of that atom or ion. This is called variable electrovalence. Variable electrovalence can be explained by the following facts. तो variable electrovalency क्यों होती है इसी बारे में हमको पहले समझना है. फर्स्ट है इंस्टेबिलिटी ऑफ कोर. After the removal of valence electron from an element, the remaining configuration is called core or corner. Electronic configuration देखा था. तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के या शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और उसके अंदर की जो उससे अंदर वाला जो शेल होता है वो कोर कहलाता है, और ये इलेक्ट्रॉन सारे कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं. The core of transition element is unstable.
ये क्वेश्चन बाद में करना, पहले बातें सुन लो। The core of transition element is unstable because the electronic configuration of their valence shell is ns2 np6 nd1 to 10। इसमें d ऑर्बिटल जो है उसमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, या कि यानी कि बीच के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें d ऑर्बिटल जो होता है ये एम्प्टी होता है। एंड नॉट ns2 np6, इनके कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6 जो कि स्टेबल होते हैं ऐसे नहीं होते हैं। तो फिर से ये लाइन समझो, द कोर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज अनस्टेबल बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर वैलेंस शेल इज ns2 np6 and nd1 to 10 and not ns2 np6। The unstable valence shell is the unstable core further may lose electron in order to attain stability। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन का गेन या एक्सेप्टेंस होता है वो डी ऑर्बिटल से होता है, तो यहाँ 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इनकी वैलेंसी चेंज हो सकती है, 1 2 3 4 5 इस तरह से हो सकती है। अब यहाँ सम एग्जाम्पल है। आयरन जिसका कि एटॉमिक नंबर 26 है, एटम फॉर्म्स Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस आयंस। देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आयरन का होता है 2 8 14 2। इसमें इनर जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से अंदर की जो शेल होती है वो इनकम्प्लीट होती है। तो Fe2 प्लस आयन जब बनता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। अब ये बचे 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2 8 14 1 है। तो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इस वाले का जो 14 है, 3s2 3p6 3d6। तो पीरियोडिक टेबल जब बताते हैं बताया था कि ऑर्बिटल जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था कि ऑर्बिटल या तो कंप्लीट फील्ड हो, कंप्लीटली फील्ड, या हाफ फील्ड हो, तब ये स्टेबल होती है। तो हाफ फील्ड ये कब होगी? जब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन होने पे ये अनस्टेबल होगा, इसलिए Fe2 प्लस आयन अनस्टेबल होता है और ये लूज करता है एक और इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से और फेरिक आयन बनाता है Fe3 प्लस। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाता है और वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3s2 3p6 3d5। तो इस तरह से ये वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है। यहाँ पे इसकी वैलेंसी +2 है और यहाँ पे इसकी वैलेंसी +3 है। तो आयरन 2 वैलेंसी शो कर रहा है। ड्यू टू मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन Fe3 प्लस आयन इज मोर स्टेबल। सिमिलरली +1 एंड +2 वैलेंसीज ऑफ कॉपर में बी एक्सप्लेन। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए होता है 2 8 18 1। लेकिन चूंकि होना कितना चाहिए, लास्ट जो शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इसमें 17 होना चाहिए, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तभी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। 3s2 3p6 3d10 स्टेबल है, जबकि ये तुम्हारा मोर स्टेबल इसलिए यहाँ पे हो जाता है क्योंकि इसमें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जब ये एटम होगा तो 2s2 होगा, यहाँ 3s2 4s2 होगा यहाँ पे, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और इस तरह से ये जो तुम्हारा हाफ फील्ड तो हो फुल फील्ड यहाँ पे है, ये मोर स्टेबल होना चाहिए जबकि ये लेस स्टेबल होना चाहिए। तो ये पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन ही होता है कॉपर आयन का 2 8 18 और कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 18 1, जबकि होना ये चाहिए। तो इसमें यहाँ गलत है, ये स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्यूप्रिक आयन, कॉपर मस्ट बी cuprous ion must be more stable due to more stable d10 orbital। देखो यहाँ पे क्लियर है, जबकि यहाँ ये गलत लिख दिया है। more stable d10 कॉन्फ़िगरेशन होगा।
But fact is that copper when converted into Cu and Cu2 plus, the Cu2 plus is more stable. Probably it is due to the fact that 29 protons hold 17 valence electron more strongly than 18 electron. And now see the inert pair effect. What is inert pair effect? ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, इससे क्या समझते हो? What do you know about inert pair effect? The valencies of element of group 13, 14 and 15 are as follows. 13 group, 14 group and 15. 13 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP1, इसका है NS2NP2, इसका है NS2NP3. Heavy elements of these group exhibit two valencies, that is higher and lower valencies. Higher valencies when all the valency electron, both S and P, NS2 and P1, both S and P electron take part in bonding element, shows higher valency. Higher valencies of element of group 13, 14, 15 कितनी हो जाएगी? हाइयर वैलेंसी कितनी हो जाएगी जब NS2 और N जो P1 है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +3. इसी तरह से जब ये 4 इलेक्ट्रॉन 14 ग्रुप का S2 और P2 लूज करेगा तो वैलेंसी +4 हो जाएगी, और जब ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब ये इसकी वैलेंसी +5 हो जाएगी. लोअर वैलेंसी कब होगी? द हैवी एलिमेंट्स ऑफ दीज ग्रुप शो lower valencies to lower valency is shown only p electron participate in bonding. जब सिर्फ p इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है S2P2, तो s ऑर्बिटल जो है या s सब सेल जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेगा, सिर्फ p इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेंगे, तब इसकी वैलेंसी +2 होगी, इसकी +1 होगी और इसकी +3 होगी. तो यहाँ क्या है? S जो शेल है, सब शेल है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं ले रही है, यानी कि ये इनर्ट है. तो इसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि दो इलेक्ट्रॉन S सब शेल के बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते, तो ये इनर्ट कहलाते हैं और ये इफेक्ट कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट. It is clear from the above observation that while moving from top to bottom in these groups, tendency of S electron to take part in bond formation decrease. This is called inert pair effect. जो simply जो अभी बताया, thus the reductance of NS2 electron pair to participate in bonding is called inert pair effect. एक बार फिर क्लियर कर लो कि जब P जो P तुम्हारा सब शेल है, इसी के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेंगे और उसके अंदर वाले जो सब शेल है S2, उसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, जिनके पास की 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तब ये इफेक्ट कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट. Thus the reductance of NH2 electron pair to participate in bonding is called inert pair effect. Reason of inert pair effects. In general, elements of p block show inert pair effect. Why? Both are explained in these lines. S electrons are closer to nucleus than p electrons. Therefore, S electrons are strongly held to nucleus than p electrons. Moreover, electronic configuration of p block elements of 4th period and next period is n-1 S2 P6 D10 NS2 and P1 to 6. Since energy of ns electron is almost equal to that of n-1 d electrons,
The electron of Ns subshell penetrate N-1d subshell and are not available to form ionic bond. As a result, Ns electron pair becomes inert and only Np electron participate in bonding, however, when sufficient energy is available. For example, lead 2 plus Pb2 plus ion is more stable than Pb4 plus ion. Similarly, Sn2 plus ion is more stable than Sn4 plus ion. According to the two above facts, plus 1 valency is more stable for heavy element of group 13 and plus 2 valency is more stable for heavy elements for group 14 plus 3 valency is more stable for heavy elements of group 50. Now, inert pair effect start from period 4th and tendency of Ns electron pair to become inert increases while moving from top to bottom in group. That is why in p block elements, the tendency to show lower valency increase on moving down in the group. The example दिया हुआ है किस तरह से moving down in the group. Now, covalent bond or electron pair bond. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इससे पहले पढ़ा था जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है. एक इलेक्ट्रॉन उसमें पॉजिटिव आयन, एक मेटल जो है वो एक एटम जो है वो पॉजिटिव आयन बनाता है, दूसरा नेगेटिव आयन, और दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ करके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं. अब दूसरे तरह का बॉन्ड है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड. ये कंसेप्ट दिया था लुईस ने, इसको कहते हैं लुईस कंसेप्ट. The bond formed by equal sharing of electron between two atoms is called covalent bond. इस तरह से ये दो एटम है, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और दोनों चूंकि सेम है तो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी सेम होगी. दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन शेयर होता है और ये बनाता है इस तरह से शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन बीच में होंगे दोनों के, और इस तरह शेयर करके इलेक्ट्रॉन जब बनेगा बॉन्ड तो कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड. शेयर करने से दोनों ही के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. On the basis of number of electron pairs shared, covalent bonds are single, double or triple bonds. They are expressed as single bond express करते हैं इस तरह से A single bond A double bond A triple bond A, in which there is sharing of 1, 2 and 3 electron pair. इसका भी एग्जाम्पल दे करके समझना. ये है तुम्हारे कोवैलेंट बॉन्ड. यहाँ Cl जैसे A था तो Cl बॉन्ड यहाँ बन रहा है. एक Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है. तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन अपना दोनों के साथ शेयर करता है, तो इस तरह से ये बॉन्ड बनता है. तो चूंकि यहाँ शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है तो बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और इसको Cl सिंगल लाइन Cl से रिप्रेजेंट करेंगे. इसी तरह दूसरा एग्जांपल कोवैलेंट कंपाउंड का है ऑक्सीजन का बनना. ये ऑक्सीजन एटम है, इसके पास ये आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है. अब दोनों के पास दो इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये अपना और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम का. ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में, तो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. और चूंकि दो इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है तो बॉन्ड जो बन रहा है उसको हम कहेंगे ऑक्सीजन O. ये डबल बॉन्ड होगा. ओके मैम एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन कर दीजिए. किसका? इसी बॉन्ड का? यही मैम जो अभी पढ़ा. यस मैम. हाँ, इसमें देखो पहला बॉन्ड ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है. दो एटम के बीच आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनकी शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बनता है. ये क्लोरीन है. क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो दोनों क्लोरीन में 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए, तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अपने आउटर मोस्ट शेल का, और तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्योंकि शेयरिंग एक एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है, इसलिए ये कहलाता है सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन है दोनों, तो दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों के पास कम है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स की जब ये शेयरिंग करेंगे तो जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड कहलाएगा। अब तीसरा एग्जांपल इसमें है, ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 नाइट्रोजन एटम है, इनके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के पास 3-3 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हैं ताकि 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। तो दोनों ही नाइट्रोजन अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, तो ये हो जाता है N ट्रिपल बॉन्ड N। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड, और 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसी तरह और एग्जांपल देखो, कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से बन रहे हैं। ये है H2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल है, एटम है, जिसके पास भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको भी दोनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और फर्स्ट शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो शेल कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करके यहाँ एक बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड, और इधर दूसरे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहा है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इधर और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से इधर एक एक बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो ऑक्सीजन इधर एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है इस हाइड्रोजन के साथ, और एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है इस हाइड्रोजन के साथ। तो दोनों के पास क्या हो जाते हैं, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये इनको स्टेबिलिटी मिल जाती है, और इस तरीके से ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है दोनों के बीच। अब दूसरा एग्जांपल ये है अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इन तीनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए, और नाइट्रोजन को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, 5 है उसके पास, जब 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये तीनों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो इस तरह से नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जुड़ा है। तो इस तरह के बॉन्ड क्या कहलाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कुछ एग्जाम्पल और देखो, जैसे ये हाइड्रोजन का भी बताया, तो हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होता है, उसमें कि जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसकी शेल कंप्लीट हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये दोनों शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन ना ये इसको दे देता है ना ये इसको दे देता है, ये दोनों शेयर करके एक साथ जुड़ जाते हैं, और इस तरह से H बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इसी तरह ये क्लोरीन है। क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। दूसरे क्लोरीन का भी 287, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना इसके साथ शेयर करता है, और इस तरह से क्लोरीन क्लोरीन कोवैलेंट बॉन्ड बना करके अब इन दोनों क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इस तरह से सिंगल बॉन्ड बनता है CH के बीच। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल HCl का है।
H के पास यानी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके यहाँ पे ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड हो रहा है क्लियर? इसी तरह अभी वाटर का बताया था, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के और ये हाइड्रोजन के शेयर करके इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। नाउ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको ये हाइड्रोजन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से कार्बन के साथ हाइड्रोजन का शेयर होता है, तो कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अभी ऑक्सीजन का एग्जांपल दिखाया था, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में और 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग हो रही है, तो क्या बन रहा है ऑक्सीजन ओ डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन का भी बताया था, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो ये NN ट्रिपल बॉन्ड, तो ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये क्लियर हुआ। नाउ कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, किन कंडीशन में कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं? द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये पिछले जो पीरियडिसिटी में पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। एन एटम विल नॉट ट्रांसफर the electron or electrons to the other atom if the electronegativity difference between the two atom is 0 or very small. That is, such atoms prefer to share electron that is form covalent bond. यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए दोनों की, तब ये आपस में शेयरिंग करेंगे, वरना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी तरफ। When both the atoms are short in electrons in the valence shell in comparison to stable noble configuration, then such atoms complete the outermost shell by sharing electrons, except hydrogen, which has 1 electron in valency shell. Such atoms have 5, 6, 7 valency electrons. The non-metals of group 5th A, 6th A, 7th A satisfy this condition. Now, covalency. It is defined as the number of electrons contributed by an atom of the element for sharing with other atom as achieve noble gas configuration. यानी जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो उनकी कोवैलेंसी कहलाती है। It can also be defined as the number of covalent bonds formed by the atom of the element with other atoms. The usual covalency of an element except hydrogen is equal to 8 number of the group to which an element belongs. This is true for the elements belonging 4th, 5th, 6th and 7th group. यहाँ देखो, ग्रुप नंबर भी रिप्रेजेंट करता है कोवैलेंसी को। कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, तो इसकी कोवैलेंसी 4 है। इसी तरह सिलिकॉन की, नाइट्रोजन 5th ग्रुप में है, इसके जो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 8 - n उसकी वैलेंसी होती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करता है, अभी नाइट्रोजन फॉर्मेशन में देखा था, तो इसकी कोवैलेंसी 3 है। इसी तरह फास्फोरस भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इसकी कोवैलेंसी 3 है। तो ये सारे ग्रुप नंबर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है। सल्फर है, सल्फर 6th ग्रुप में है, तो इसकी कोवैलेंसी ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है जिस तरह से ऑक्सीजन करता है, तो इसकी कोवैलेंसी 2 है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो इनकी कोवैलेंसी 1 है। जनरली द अबव कोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट is equal to the total number of unpaired electron in s and p orbital of the valency.
तो जो तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होम रूल पढ़ा था उसमें देखा था इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन। तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल के ऑर्बिटल में या सब शेल में, उतनी वैलेंसी उस कोवैलेंसी उस एटम की होती है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये अनपेयर्ड होता है, तो इसकी कोवैलेंसी 1 होती है। अब फ्लोरीन के पास 2s2p, पूरा ये कंप्लीट होता है। फ्लोरीन के पास 2p में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी वैलेंसी होती है, कोवैलेंसी 1 होती है। इसी तरह ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन हैज 2 अनपेयर्ड p ऑर्बिटल, 1s2 2s2 2p 4 होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका जो लास्ट शेल की का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे ये शेयरिंग करता है, तो इसकी कोवैलेंसी 2 होती है। इसी तरह नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे इसकी कोवैलेंसी 3 होती है। नाउ टाइम इज ओवर, बट थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कंपैरिजन बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड तुम लोग इससे पहले पढ़ चुके हो। अरे आयनिक कंपाउंड इस बॉन्ड के बारे में इससे पहले पढ़ चुके हो। ये कोवैलेंट बॉन्ड है, अभी पढ़ा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस वैसे समझ में आ गया है तुम लोगों के कि एक में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और एक में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देख लेते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म बाय द transference of electron or electrons from electropositive metal to electronegative atom. In covalent bond formed by sharing of electrons between two non-metal atoms, when the electrons are equally contributed by both the atoms, such a bond is possible between similar and dissimilar atom. Now, the ionic bond consists of electrostatic force between atoms. But in covalent bond, shear pair or pairs of electrons which are attached by both the nuclei. Ionic bond is non-rigid and non-directional, does not cause isomerism, and covalent bond rigid and directional cause space and structural isomerism. Ionic bond is a weak bond since the electrostatic force between the ions can be broken easily. But in covalent bond, it is strong since the paired electrons cannot be separated easily. Now, ionic bond is polar in nature. It is non-polar in nature if the electronegativity difference is 0 or small. तो आज का ये क्लास तुम लोगों का अब खत्म हुआ। तो उम्मीद है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में समझ में आ गया होगा सबको। हेलो, आवाज जा रही है? यस। तो आज का टाइम खत्म हुआ क्लास का। उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे की चीजें बताएंगे। हाँ मैम, इसका पीडीएफ के नोट्स भेजिए हैं। हाँ, नोट्स बाद में मिलेगा। अभी जो बताया वो समझ में आया? यस मैम। ओके, पीडीएफ भी जाएगा, उससे नोट कर लेना। ओके।